अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुनहरे लोग में आपका मेज़बान सैयद अब्दुल बासित। आज हमारे मौसीकी के दुनिया के एक बड़ा नाम जो गज़ल और गीत के हवाले से मोतबर नाम है, मोहतरम जनाब सलमान अलवी साहब, जिनसे हमारी तफसीली आज बातचीत होगी। सलमान अलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? दुआएं आप। सलमान अलवी साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी गज़लें बहुत सारी मशहूर हैं, लेकिन जो एक बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, अजनबी शहर में अजनबी रास्ते। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, बिल्कुल। क्या बात है, क्या हुआ। बस ये तो पसंद है लोगों की। बाज़ दफ़ा आप बहुत सोच के बनाते हैं, नहीं पसंद आती। बाज़ दफ़ा आप बहुत कैजुअल उसमें बनाते हैं और कुछ कम पसंद की जाती, कुछ ज़्यादा पसंद की जाती है। ऐसा ही है, दुनिया लोगों की पसंद पे बात है। तो दुनिया का कोई भी आर्टिस्ट है तो उसके लिए। अच्छा, आपका जो प्रोफेशन है वो मार्केटिंग के हवाले से जी, तो मैं समझता हूँ ये गालिबन आपका बहुत पुराना, काफ़ी अरसे से ये। जी, मेरे अगर आप जब भी मेरा इंटरव्यू सुनेंगे तो मैं एक बात कहता हूँ कि मार्केटिंग इज़ माई प्रोफेशन, हाँ, म्यूज़िक इज़ माई पैशन। तो प्रोफेशन और पैशन का फ़र्क है। अच्छा, ये बहुत अहम बात है कि आप जैसे फ़नकार बहुत कम उम्री में रेडियो पाकिस्तान से नौनिहाल प्रोग्राम था, और उस वक्त गालिबन मैं अगर सही हूँ तो 4 या 5 साल की उम्र से आपने अपने कैरियर का रेडियो पाकिस्तान में आगाज़ किया। बिल्कुल ऐसे ही। कैरियर तो नहीं था उस वक्त भी। हाँ। कैरियर तो बाद में डिटरमिन होता है जब बच्चा छोटा होता है। तो वो उस वक्त एक लगन थी, शौक़ था, जिसे कहना चाहिए एक पैशन था। उस वक्त हमें तो नहीं पता था, ज़ाहिर है कि इतने छोटे बच्चे को वालिदैन ही प्रमोट करते हैं। हाँ। तो हाँ, ये बात ठीक है कि मेरी उम्र तकरीबन 4 साल की थी जब मैंने पहली दफ़ा रेडियो से प्रोग्राम किया है। अच्छा, आपने नौनिहाल प्रोग्राम में जो स्टार्ट लिया है वो अपना बेंजो माउथ ऑर्गन, तो इससे आपका क्या शुरू से ही बचपन से आप ये? नहीं, देखें, बचपन में तो वही मैंने कहा ना, बच्चे को तो नहीं पता होता। मेरे वालिदैन ने ये देखा था कि इनमें मौसीकी का है, तो उन्होंने मुझे 4-6 इंस्ट्रूमेंट ला के दे दिए थे। उस वक्त ना सिखाने का ना कोई इंस्टीट्यूट था, ना कोई सिखाने का बंदोबस्त था। बस ला के दे दिए जैसे बच्चे को देते। तो वो समझें कि वो एक इनबॉर्न थी, जिसे कहना चाहिए खुदादात थी। जी। तो मैंने माउथ ऑर्गन बजाया, बेंजो बजाया। उस वक्त गादा वादा तो नहीं था, ज़ाहिर है, वो नौनिहाल प्रोग्राम में। मगर लोगों के लिए ये बड़ा एक वो होता था ना, अनयूजुअल बात कि 4-4.5 साल का बच्चा माउथ ऑर्गन बजा रहा है या बेंजो बजा रहा है। अच्छा, तो वो एक हमने सुना, ये सच है कि आपके वालिदैन का तदरीस से ताल्लुक़ था? जी बिल्कुल, दोनों मेरे वालिदैन जो थे उनका शोबा तदरीस से बड़े नाम थे वो अपनी फील्ड में, माशाल्लाह। मेरे वालिद साहब जो थे वो कैंट पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल रहे हैं। उस ज़माने का कैंट पब्लिक था, मतलब बहुत बड़ा स्कूल था। हमारे प्रेसिडेंट अलवी साहब भी उधर के ही हैं, एक्स प्रेसिडेंट, और जावेद जब्बार साहब भी कैंट पब्लिकन हैं, वसीम बारी साहब भी कैंट पब्लिकन, ये सब कैंट पब्लिकन हैं माशाल्लाह। तो अच्छा, उनका ये तो आपको पता है कि जो भी एक शख्स किसी भी शोबे से हो, एक बड़े मुकाम पर पहुंचता है तो वो अपने वालिदैन की बातों को कभी नहीं भूलता। तो हमारे नाज़रीन को कुछ शेयर करेंगे कि आपके वालिद वालदा की बहुत सारी चीज़ें जो आज तक आपको याद आती होंगी कि नसीहत करते थे, इस तरह बेहतर बात बताते थे, इस तरह बात का ख्याल रखना है, ये चीज़ें। देखिए, वैसे तो वालिदैन कोई भी हो, वो औलाद की ज़ाहिर है तरबियत में सारा उनका हाथ होता है, बिल्कुल, एक्सेप्शंस को छोड़ दें। मगर जनरली जो वालिदैन है, और वो एक अल्लाह ताला ने खुदादात वो रखी हुई है कि अपने बच्चों के लिए उनको बेहतरीन पढ़ाना, उनको बेहतरीन समझाना, उनको बेहतरीन तरबियत देना, ये सब होती है। मगर मेरे वालिदैन थोड़े से इसलिए मैं मुख्तलिफ कहूँगा क्योंकि मैंने जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ ना, उस दौर में एक ऐसी फैमिली से जिसका ताल्लुक़, जिसके बड़े नाम तदरीस में हो, उनका बच्चा म्यूज़िक में जब एंटर हो रहा हो तो ये बड़ा मायूब सा समझा जाता था, टैबू था एक, कि भाई ये किस काम में डाल दिया। नहीं, बात सही है ये, मतलब जो पुराने लोग हैं, मैं बात लेट 60s की कर रहा हूँ, तो उसके अंदर उस वक्त मायूब था। तो उस वक्त अच्छा, लोगों ने मेरे वालिदैन को कहा भी कि भाई ये आपने किधर रेडियो टीवी तो था नहीं उस वक्त, रेडियो और म्यूज़िक मौसीकी। तो वो हमेशा ये कहते थे कि देखो, अल्लाह ताला का एक गिफ्ट है, 10 बुरे काम से अच्छा है कि ये इस काम में रहे। बिल्कुल सही। और जब एक टैलेंट अल्लाह ने दिया है तो इसको अगर कर सकता है तो नॉरिश करे। तो वो मुझे खुद लेके जाते थे रेडियो पाकिस्तान, और उन्होंने मुकम्मल सपोर्ट की मुझे कि नहीं, एज़ फार एज़ ये साथ उन्होंने कहा दिया था कि पढ़ाई साथ चलती रहेगी भाई, ये नहीं हो सकता
आइदर और नहीं है, दोनों चीज़ें साथ चलानी है। तो ऐसे ही बस ये समझें कि उनकी थोड़ा सा डिफरेंट थे इसलिए। अच्छा सलमान अली साहब, ये बताइए कि जब आप मैट्रिक में थे उस वक्त इतना ज़्यादा आपको म्यूज़िक का शौक़ हो गया था, तो अपने चंद दोस्तों के साथ आपने जो है वो बनाया आपने पेन रेन ड्रॉप्स और ये बैंड तो काफ़ी अरसे तक आपका रहा। जैसे होता है ना, जब आप म्यूज़िक शुरू करते हैं तो आप बेसिकली पॉपुलर म्यूज़िक से ही शुरू करते हैं, एकदम कोई अनलेस कि आपकी ट्रेनिंग बचपन से क्लासिकल की हुई हो, जो कि नहीं थी मेरी। हाँ। तो होता यही है कि पॉपुलर म्यूज़िक, पॉप म्यूज़िक जिसे आप कहते हैं, उससे ही शुरू करते हैं, लाइट म्यूज़िक से शुरू करते हैं। तो वो उस ज़माने के शौक़ है। उस ज़माने में इतना आसान काम नहीं था बैंड बनाना, आज तो बहुत आसान है। जी जी। उस ज़माने में ना आपको इक्विपमेंट मिलता था, ना आपके पास ज़राए होते थे, ना पैसे होते थे, ना प्लेटफॉर्म होता। तो उस ज़माने में पूरे स्कूलिंग में मेरे साथ म्यूज़िक तो लगा रहा है। हाँ। फिर वो आके हमने कुछ दोस्त मिल गए, उनने, हम ख्याल दोस्त थे, सबको शौक़ था, सब शौकीन थे, कोई प्रोफेशनल म्यूजिशियन नहीं था उसमें। क्या बात। तो हमने एक बैंड बनाया, उसको हमने नाम दिया रेन ड्रॉप्स। इब्तिदा ऐसे ही होती है, फिर आगे जाके इंसान का रास्ता मुतय्यन हो जाता है। अच्छा, ये भी बहुत अहम बात है कि इस तरह आप बढ़ते बढ़ते फिर टीवी पहुँचे, और जब पीटीवी पहुँचे तो वहाँ पर आपने बहरोज़ सब्ज़वारी के साथ एज ए चाइल्ड स्टार मेरा ख्याल है कई ड्रामों में आपने काम किया। जी जी। और वो भी काफ़ी आपका तजुर्बा कामयाब रहा। देखिए, शुरू में जब मैं टीवी आया, ये लेट 60s की बात है, जब टीवी आया कराची में, तो उस वक्त म्यूज़िक के इतने प्रोग्राम नहीं थे, मगर उस वक्त हम एज म्यूज़िक की फील्ड में नहीं, उस वक्त मैं चाइल्ड स्टार आया। और अगेन वही वाली बात कि उस वक्त भी एक टाबू था कि बच्चे को टीवी पे भेज दिया तो पता नहीं बिगड़ जाएगा बच्चा या क्या हो जाएगा। तो जब मेरा जो पहला प्रोग्राम था चाइल्ड स्टार, मैं और बहरोज़ साथ थे। क्या बात। अब बहरोज़ बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और माशाल्लाह कमाल की एक्टिंग करते हैं, हमसे वो नहीं हुआ जो उन्होंने कर लिया। क्या बात। मगर आया मैं चाइल्ड स्टार ही था। और उस वक्त 2 ही 3 होते थे चाइल्ड स्टार टीवी पे। मैंने बहुत ड्रामे किए हैं। जी जी, बहुत सारे ड्रामे किए, फिर म्यूज़िक में आया। मगर ये क्या ख़ास बात है कि आप ड्रामे को छोड़कर, इसका मतलब म्यूज़िक में ज़्यादा लगाव था तो आप म्यूज़िक की तरफ मुस्तकिल लगे रहे इसको। देखिए, 2 बातें इसमें, म्यूज़िक का तो शुरू से था ही। हाँ वो। और दूसरी चीज़ ये थी कि मैं बहुत बुरा एक्टर था। अच्छा। हाँ, ये भी तो हो सकता है। ये भी है। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं था। बात ये थी कि कोई एक फील्ड, म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा आपका ध्यान, मेरा म्यूज़िक का ही ज़्यादा इंक्लिनेशन था, म्यूज़िक की को मैंने ज़्यादा सीरियस लिया, और ड्रामा तो फिर अच्छा, फिर आप 1966 और 67 में कराची टेलीविज़न पे फिर आपने म्यूज़िक के प्रोग्राम भी किए, और उसमें माउथ ऑर्गन और बेंजो, ये सारा सिलसिला टीवी में भी रहा आपका। टीवी शुरू हुआ है 68 में, क्योंकि 68 में कराची में टीवी आया। तो शुरू के तो कुछ साल मैं सिर्फ ड्रामे करता रहा हूँ। म्यूज़िक में थोड़ा बहुत कर लिया, कोई बैकग्राउंड में, मतलब कोई कोरस में गा लिया, इस तरह की चीज़ें तो थी, मगर बाकायदा मैं म्यूज़िक प्रोग्राम फिर मैंने सोहेल राना साहब का जब शुरू हुआ तो उसमें शुरू किया। और बहुत सारे बच्चे थे, हम भी उसी में से थे। और फिर छोटे मोटे जो प्रोग्राम बच्चों के होते थे उसमें गा लिया, बजाया भी उसमें। मैंने उस वक्त अकॉर्डियन बजाना शुरू कर दिया था, और गिटार और अकॉर्डियन फिर मैंने बजाया। बेंजो नहीं बजाया टीवी से। अच्छा, ये सिलसिला फिर आप एक बाकायदा म्यूज़िक प्रोग्राम में, जिसमें सोहेल, उसमें खलील अहमद साहब, निसार बज़मी साहब, फिर सोहेल राना, करीम शहाबुद्दीन, इनके बहुत सारे प्रोग्राम में आपको हौसला अफजाई भी हुई और हिम्मत भी बढ़ी आपकी। देखिए, ये वही दौर था जहाँ पर ये बड़े बड़े कंपोजर्स थे, बड़े म्यूजिक 60s और 70s का जो पूरा था। नियाज़ अहमद साहब कराची से होते थे, खलील साहब भी आया करते थे, गो के वो कराची में नहीं थे मगर आते थे। सोहेल राना साहब यहाँ थे, करीम शहाबुद्दीन साहब थे, निसार बज़मी साहब भी बाद में आए कराची, वो आए। फिर ये वो वाला दौर है जब म्यूज़िक का सुनहरा दौर जिसे कहता हूँ, सुनहरा दौर का। तो उसके अंदर ज़ाहिर है मुख्तलिफ प्रोग्रामों में इन्हीं के साथ काम करना पड़ा, और इन्हीं के बड़े सख्त म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे और बड़े सख्त उस्ताद थे। अच्छा, आपका फिर स्टेप बाय स्टेप कॉलेज से फिर आप पहुँचे IBA। जी। और IBA कॉलेज के बाद में यूनिवर्सिटी गया, वहाँ से मैंने BSc ऑनर्स की डिग्री ली, फिर IBA, फिर वहाँ से IBA। अच्छा, IBA जाने के बाद भी वही सिलसिला आपका रहा गाने का थ्रू आउट, और ये आपकी खूबी है कि न सिर्फ गाने बल्कि इंग्लिश भी आपने गाने गाए और लोगों ने बहुत पसंद किया। अच्छा, ये मैं देखता हूँ बहुत कम सिंगरों में ये खूबी होती है। इंग्लिश बिल्कुल, उस ज़माने में इंग्लिश बड़ा बैंड्स के साथ बड़ा एसोसिएटेड था कि भाई आप अंग्रेज़ी गाने भी गाएं।
और बड़े पॉपुलर गाने, लव स्टोरी, कंट्री रोड, ये वो वाले गाने। वन वे टिकट तो बहुत बाद में आया, उस वक्त तो लव स्टोरी, कंट्री रोड, इस तरह के गाने। तो बहरहाल कहने का मतलब ये कि ये तो मैंने कॉलेज पे भी म्यूज़िक मेरे साथ था, यूनिवर्सिटी में भी म्यूज़िक मेरे साथ था, IBA तक साथ गया। अच्छा। IBA में ये बात ज़रूर है कि उस ज़माने का IBA बड़ा समझा जाता था रूखा, कि भाई आप IBA में आ गए, बस आप दुनिया से आप कट ऑफ हो गए, अब आपको कोई काम नहीं है, ना आप तकरीब में जा सकते, ना आप फैमिली के रहे, ना आप दोस्तों के रहे, बस अब आप। मैंने सोचा था कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप साथ साथ काम कर सकते हैं ना, अपना शौक़ भी पूरा करें और पढ़ाई भी करें, तो यही बैलेंस है लाइफ का। सलमान मौलवी साहब, ये अहम बात है कि पाकिस्तान में जो सिंगर्स आते हैं वो क्लासिकल और मशरक़ी म्यूज़िक से तो सीखते भी हैं और इम्प्रूव भी करते हैं, लेकिन ईस्टर्न म्यूज़िक भी आपने सीखा, इसकी कोई ख़ास वजह? देखिए, शुरू में जब बैंड बनाया तो गो के कोई इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं था, मगर मैंने वेस्टर्न म्यूज़िक को सीखना शुरू किया, जिससे सीख सकता था। उस ज़माने में वेस्टर्न म्यूज़िक, मतलब वेस्टर्न म्यूज़िक का मतलब है वेस्टर्न थियोरी ऑफ म्यूज़िक, जी। वो मैंने सीखी जब बैंड में था। उसके बाद जब मेरा शौक़ गज़ल की तरफ गया और मैंने गाना शुरू किया और लोगों ने थोड़ा सा पसंद करना शुरू किया, तो फिर गज़ल नहीं गाई जा सकती जब तक आपको थोड़ा सा ईस्टर्न म्यूज़िक का बैकग्राउंड ना हो। तो फिर मैंने बाकायदा तौर पर ईस्टर्न क्लासिकल सीखना शुरू किया। मैं क्लासिकल गायक ना हूँ, ना था, और ना मेरा वो मकसद था, मगर ये जानना ज़रूरी है कि फनकार के लिए जानना ज़रूरी होता है, ये राग कौन सा है, इस राग की बाउंड्रीज क्या हैं। अगेन, आपको 100 राग नहीं याद, कोई बात नहीं, मगर जो मोटे मोटे राग है ना, भैरवी क्या है, दरबारी क्या है, कलावती क्या है, बिम्पलासी क्या है, एमन क्या है, ये रागों की, क्योंकि एक मेरे ख्याल है को 20-25 राग ऐसे हैं जिनमें कोई 80% म्यूज़िक बना है। जी। तो वो रागों की अगर आपको थोड़ी सी तमीज़ हो जाए ना, तो गाने में आसानी हो जाती है। जी। अच्छा, सबसे अहम बात ये है कि आपने म्यूज़िक जो सीखी है, उसके बाद भी आपने वो जो बड़े लोग हैं उनके अंडर गाया, जैसे मेहदी हसन खान साहब हैं, उनसे भी रब्ता रहा, तो गुलाम अली साहब हैं, और म्यूज़िक के बड़े नाम हैं। तो ये इससे आपने एक दो जगह जिक्र भी किया है कि मैंने बहुत तजुर्बा हासिल किया, मुझे बहुत मदद मिली। देखें, ये सब बड़े लोग हैं और इनको सुनकर हम लोग सीखते थे और सीखते हैं आज भी। मेहदी साहब, उस्ताद रईस खान, गुलाम अली, मेहदी हसन, ये सब बहुत बड़े लोग हैं। बहुत बड़े। तो इनके साथ अगर आपका सिर्फ उठना बैठना ही रहा हो ना, तो उनकी बातों से, अच्छा वो सिखलाते, मतलब सिखलाने से मुराद कोई बैठ के सबक नहीं देते, मगर आप गा रहे हैं और उन्होंने अगर ये पॉइंट आउट कर दिया कि बेटा ये जो तुमने जगह गाई थी वो इस तरह करें, ये ठीक नहीं है, इसको अगर यूँ कर लो, वही बड़ी बात होती है, वही बड़ी बात, वो छोटी फनकार के लिए वही बड़ी बात होती है। मेहदी साहब के साथ टीवी पे मेरा बहुत रहा, मैंने बाद में मेहदी साहब का मेरा, मतलब मेरे लिए ऑनर है कि मैं करता था बज़्म गज़ल प्रोग्राम टीवी से, उसमें 2 दफ़ा मेहदी साहब मेरे गेस्ट रहे हैं। क्या बात, क्या और ज़ाहिर है उनके साथ एक मोहब्बत थी, है, रहेगी, वो वैसे रहें या ना रहें, मगर गज़ल में जो गा रहा है ना बासित साहब, बात ये, जो गज़ल आज भी गा रहा है वो अभी तक मेहदी साहब के शहर से बाहर नहीं आया है। क्या बात, अभी तक उनका वो जो गज़ल गाने का रंग है ना सर, ये नूरजहां, मैडम नूरजहां, मेहदी हसन, अब नुसरत फतेह अली, ये एक अहद साथ शख्सियात है, बिल्कुल है, म्यूजिक के हवाले, मगर गज़ल की बात कर रहा हूँ मैं। गज़ल जो लोग गा रहे हैं वो खान साहब आज भी, मेहदी हसन खान, वो मेहदी साहब और गुलाम अली साहब का रंग, गुलाम अली साहब का थोड़ा सा मुख्तलिफ रंग है, उनका थोड़ा उनको गाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे ही है। मगर मेहदी साहब का एक जो स्टाइल है ना, वो स्टाइल आज तक उससे बाहर नहीं निकल सकता है गज़ल सिंगर। सलमान मौलवी साहब, हमारे नाज़रीन सुनना चाहेंगे एक दो अगर आप गुनगुनाएं जो आपकी पसंदीदा हैं, ताकि हमारी एक इंटरव्यू पसंदीदा तो खैर रिकॉर्ड के तौर पे, वैसे तो बहुत सारे हैं आपके। पसंदीदा तो बड़ा वैसा लफ्ज़ है जो बड़ा रिलेटिव लफ्ज़ है, क्योंकि कभी आपको कुछ पसंद, और हमें तो वो पसंद है जो लोगों को पसंद है। बात यह है कि हमारी पर्सनल पसंद तो कुछ भी, मैं बल्कि आपको वो दे भी दूंगा कुछ वीडियोस जो आप बीच में लगा दीजिएगा एक आध। जी। बट जो लोगों को पसंद है वो हमें पसंद। अच्छा, ये एक अहम बात है कि रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न में ख़ास तौर पे 1960 की दिहाई के और 60 से 90 की दिहाई और 90 के बाद जो आजकल म्यूज़िक है, इसमें एक बड़ा वाज़ेह फ़र्क है
इस बारे में हमारे नाज़रीन को कुछ बताएंगे, क्या वजह क्या है इसकी? अच्छा बासित साहब, बेसिक फ़र्क जो है वो शायद दो चीज़ों का है। एक तो ये है, मैं ओवरऑल म्यूज़िक की बात कर रहा हूँ, खाली गज़ल के जॉनरा की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरे म्यूज़िक में चेंज आया, ऑल ओवर म्यूज़िक चेंज आया, दुनिया में आया, हमारे यहाँ भी आया जी। फ़र्क ये था कि पहले एक बड़ा शायर लिखता था, बिल्कुल। आप फिल्मी गाने ले लें या आप टीवी के गाने ले लें। फराज साहब ने भी लिखा फिल्म के लिए, फैज़ साहब ने भी लिखा, सैफुद्दीन सैफ साहब ने भी लिखा, किसने नहीं लिखा, मतलब सूफ़ी तबस्सुम साहब ने लिखा। फिल्मों की बात कर रहा हूँ, टीवी की बात कर रहा हूँ। जी जी। उसके बाद बड़ा कंपोज़र उसको कंपोज करता था। हाँ। अब मैंने अभी आपको नाम गिनवाया, उधर लाहौर के अंदर 25 नाम है, मतलब फिल्म से आप शुरू हो तो ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब, रशीद अत्रे साहब, एक लाइन लगी हुई है, मास्टर इनायत, मतलब एक लाइन, एक से बढ़कर एक, माशाल्लाह, अशरफ, हमीद साहब, खलील साहब, क्या कहने, पूरा एक, वो अपने फील्ड के मास्टर्स थे, वो उसको कंपोज करते थे। फिर म्यूजिशियंस की एक लॉट होती थी पूरी। जी हाँ। म्यूजिशियन अपनी अपनी फील्ड का माहिर म्यूजिशियन, एक फिल्म के गाने के अंदर 50 वायलिन बज रहे। क्या बात है। ये आहिस्ता 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 दौर जब चेंज होना शुरू हुआ ना, ऑटोमेशन का दौर आ गया। जी जी। कंप्यूटर म्यूजिक का दौर आ गया। उसमें ठीक है, म्यूजिक की क्लैरिटी, साउंड क्वालिटी, ये सब बहुत इम्प्रूव हो गई। जी जी। मगर जो फनकार का हाथ होता है ना, हाँ, उसका जो एक अपना जिसे कहना चाहिए एक डायलेक्ट होता है अपना, एक वो नहीं ला सकते आप कंप्यूटर से। हाँ, वो नहीं, मतलब आप आवाज़ को कॉपी कर सकते हैं, आप पियानो की आवाज़ कॉपी कर लें, आप तबले की, आप फ्लूट मतलब इतना सा इंस्ट्रूमेंट है। आप महंगे से महंगे कंप्यूटर पे, महंगे से महंगे कीबोर्ड पर वो इफेक्ट लाके दिखा दें, जो एक बांसुरी नवाज वादी में बैठ के एक बांसुरी बजा रहा है। हाँ, वो आपकी जो ओरिजिनलिटी है, वो जो खुसूसियत है, आपकी काबिलियत है, वो उससे इंस्ट्रूमेंट से नहीं मिल सकती। हाँ, तो ये सारी चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता अब क्या है कि वो नई जो जनरेशन आई, उन्होंने कहा नहीं यार, लिखना शायरी हम खुद ही कर लेंगे, शायरी खुद ही कर ली थी उन्होंने, कहा हम खुद ही कंपोज भी कर लेंगे, हम खुद ही कंप्यूटर पे बना भी लेंगे, खुद ही गाएंगे। तो बात ये है कि 4 स्पेशलिस्ट मिलके काम कर रहे हैं, और बड़े स्पेशलिस्ट। जी जी। और एक ये है कि मैं खुद कहूँ कि जी मैं, अगर ऐसा होता ना तो मेहदी साहब को किसी के साथ गाने की ज़रूरत नहीं थी, किसी म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ। कहते हैं मैं मेहदी हसन, मैं खलील साहब की म्यूज़िक में गाऊँ, बजमी साहब क्यों भाई, या मैडम नूर जहाँ, या बिल्कुल ऐसी। बट उन्होंने भी गाया ना। जी जी। तो वही वो रंग अलग अलग नज़र आए। एक चीज़ है। दूसरा एक और भी एस्पेक्ट है इसका, वो ये है कि पहले जब गाना रिकॉर्ड होता था, म्यूजिशियंस, म्यूज़िक डायरेक्टर, सिंगर सब एक जगह बैठते थे, उसका एक माहौल बनता था, उसकी एक बॉडी बनती थी पूरे गाने की, उसका एक पूरा ऑरा बनता था उसका। जी हाँ, बिल्कुल। अब ये होता है कि जी ट्रैक रिकॉर्ड हो गया, वायलिन वाला आया, उसने हेडफोन लगाया, अपना वायलिन बजाया, चला गया, तबले वाला आया। तो पहले सर 8-8 दिन और आजकल 1 दिन पहले समझते हैं, हो गया सारा। देखें, टाइम कट शॉर्ट होना कोई बात नहीं है। और अच्छा, दूसरी उसी में एक चीज़ ये भी है कि अब एक पीस बजा, वो पीस 4 दफ़ा गाने में है, अभी आसानी आपकी वो पीस काटें और उसको आगे पेस्ट कर लें। जी जी हाँ। बट मैं ये कहता हूँ नहीं भाई, बड़ा म्यूजिशियन जो वो है, जो एक पीस बजा रहा है ना, उसको 4 दफ़ा बजाएगा, उसके 4 मुख्तलिफ एक्सेंट्स आएंगे। तो कॉपी पेस्ट करने से बात नहीं बनेगी। सलमान अलवी साहब, ये बताइए कि पहले भी गज़लें लिखी जा रही थी, जैसा कि आपने जिक्र किया, और आजकल जो गज़लें लिखी जा रही हैं उनकी भी आपने कुछ गज़लें गाई होंगी, और वो किस हद तक बेहतर है और बेहतर लिख रहे हैं, क्या उसका हवाला है? देखें, कुछ तो जो जिसे क्लासिक शुरा कहते हैं, वो अपनी जगह मुस्तनद हैं। वो तो कभी मतलब मीर कह लें, गालिब कह लें, जी जी बिल्कुल, आतिश कह लें, दाग कह लें, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने इस जहद की समझे कि एक फाउंडेशन बना दी। बिल्कुल ऐसे हर एक का अपना अपना अंदाज़ है। और एक उसके बाद से गज़ल मुख्तलिफ़ पहलू बदलती रही, और उसमें फिर बीच के दौर में बहुत बड़े बड़े शायर आए। ऐसा मैंने भी आपसे सामने नाम लिया, फराज साहब आए, फैज़ साहब आए, सूफ़ी तबस्सुम साहब आए, ये सब बड़े नाम हैं ना अपनी जगह पे। सैफुद्दीन सैफ साहब हैं, फयाज़ हाशमी हैं, ये सब बड़े नाम थे। जी जी। उधर से हिंदुस्तान में शकील बदायूनी साहब थे, मजरूह साहब थे, मतलब एक पूरी जैसे कहना चाहिए कि एक बीच के अंदर पूरी एक लिस्ट है। होते 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 गज़ल आज भी बहुत अच्छी लिखी जा रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं, आज लिखने वाले नहीं हैं,
बात मैं सिलेक्शन की बात कर रहा था कि आज भी शायर है, साबिर जफर साहब ने कितना कलाम लिखा है टीवी के लिए, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। इरफान सत्तार जो है उनकी मैंने 4, 5, 6 गज़लें गाई हैं। हाँ। दौरे हाजिर के शायर हैं जी बिल्कुल, बल्कि वो भी प्रोफेशनली मार्केटर हैं, मगर वो कमाल लिखते हैं। मतलब अजमल सिराज की मैंने गज़ल गाई है, मैंने अज़म बेहज़ाद की गज़ल गाई है, लियाकत अली आसिम साहब की गज़ल गाई, ये सब आगे के दौर के शायर हैं ना। तो मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आज का दौर है या पीछे, वो क्लासिक्स अपनी जगह। उसके बाद गज़ल में एक गनायत होनी चाहिए, एक रिदम होना चाहिए। जैसे फराज साहब की गज़लों में बड़ा रिदम है, बड़ा गनायत है, तो उसको गाने का ज़्यादा मज़ा आता है। फिर उनकी ज़रा सी आम फहम है तो लोगों तक जल्दी पहुंचती है। इसी तरह इरफान सत्तार का जो मैं बात कर रहा हूँ, बड़ी रिदम है उनकी गज़लों में और बड़ी गनाई, और वो क्लासिकल रंग कायम है। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत सतही किस्म की गज़ल है, बहुत गहरी गज़लें लिखते हैं, मगर अगेन अच्छी लगती हैं, मैं गाता हूँ। सलमान भाई एक बात ये बताइए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का हमेशा से म्यूज़िक का एक अपना अपना बड़ा काम रहा है। कुछ अरसा हिंदुस्तान का एक बड़ा नाम रहा म्यूज़िक के हवाले से और मूसीकारों के हवाले से, इसी तरह पाकिस्तान में। तो जो हिंदुस्तान में वो अब पाकिस्तान में ज़रा सा कुछ मैं समझ रहा हूँ कि आप भी देख रहे हैं कि कुछ कमी है, तो इस को किस तरह आप ये बड़ा ट्रिकी सवाल है। 2 वजहों से, एक तो हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का मुकाबला डायरेक्ट करना नहीं चाहिए जी। एक हमारे 10 गुना पॉपुलेशन है भाई। हाँ। जितनी बड़ी पॉपुलेशन होगी उतने ही लोग तो निकलेंगे, और वहाँ स्कूल कॉलेज से ट्रेनिंग दी जाती है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। ये दूसरी बात है। मतलब पहली बात, सबसे पहली बात ये कि भाई हमसे 10 गुनी पॉपुलेशन है, तो हमारे यहाँ से अगर 10 टैलेंट निकल रहे हैं तो वहाँ से ज़रूरी नहीं कि 100 निकले, मगर 12 नहीं निकलेंगे। हमारे यहाँ 10 निकल रहे हैं तो वहाँ 40 तो निकलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है लोग। दूसरा एक्सेप्टेबिलिटी, हमारे यहाँ अब भी आज भी जो है ना, ये जो फ़नून लतीफ़ा है, बल्कि कोई भी आर्ट, उसकी मेंटल एक्सेप्टेबिलिटी, दिल से एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। मतलब आई एम सॉरी टू यूज़ दिस, बिल्कुल बिल्कुल, मगर नहीं है वो। आप चाहे देखें ना, सादगैन साहब ले लें, उनकी भी कितने बड़े आर्टिस्ट थे। तो मुसव्वरी ले लें, शायरी ले लें, मौसीकी ले लें, इनकी जिसे कहना चाहिए ना, अच्छा भाई है तो है, मगर इसको सीरियस नहीं लेते बहुत, ठीक है ना। इसी वजह से इनके ट्रेनिंग स्कूल्स बड़े कम हैं जी जी, ना होने के बराबर है जी जी। हिंदुस्तान में वो बहुत सीरियस लेते हैं म्यूज़िक जी जी। हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस पे मजहबी लेवल नहीं लगा रहा, मगर वो सीरियस लेते हैं, बच्चे को ट्रेनिंग शुरू करा देते हैं। वहाँ इंस्टीट्यूट्स भी हैं, तो वो बहुत सीरियस लेके बढ़ते हैं। मगर ये सब चीज़ें के अच्छा, प्लस उनकी फिल्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी है जी हाँ, कि जो सिंगर निकलता है वो एब्जॉर्ब भी हो जाता है। हमारे यहाँ से जो सिंगर बड़े बड़े बाहर के इंटरनेशनल कंपटीशन जीत के आए हमारे बच्चे, हाँ, लेकिन यहाँ वेट कर रहे हैं, मौके नहीं मिल रहे हैं उनको। यहाँ तो ना फिल्म पे कुछ हो रहा है, ना टीवी पे कुछ हो रहा है, तो क्या करेंगे वो। तो उनके पास प्लेटफॉर्म बहुत बड़े। चौथी चीज़ ये है कि जो हमारे यहाँ का टैलेंट है ना, वो कुछ चीज़ों में बिल्कुल मुनफरिद है। बैंड्स हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं, इंडिया में बैंड्स नहीं है। फिल्मी सिंगर मिलेंगे आपको, ठीक है, ये जो बैंड्स की परफॉर्मेंस है हमारे यहाँ, आप लाइन लगा लें बैंड्स की, ठीक है, बैंड परफॉर्मेंस हमारे यहाँ। दूसरी चीज़, जैसी गज़ल हमने गाई है ना, वैसी गज़ल इंडिया ने नहीं गाई, बिल्कुल। मतलब जैसे नाम हमारे यहाँ मेहदी साहब, गुलाम अली साहब, इकबाल बानो साहब, फरीदा खानम साहबा, ये नैयरा नूर, मुझे ज़रा इस लेवल का गज़ल गायक, फिल्मी गायक हैं, गज़ल गायक नहीं है। हाँ, जगजीत साहब आए थे, उन्होंने पूरी एक जहद चेंज की गज़ल गायकी की, मगर वो भी मुतक़िद थे मेहदी साहब के। तो ये फ़र्क है कि गज़ल में और बैंड्स की परफॉर्मेंस में मेरे ख्याल है पाकिस्तान का एक एज है। अच्छा सलमान भाई, ये बताइए, पाकिस्तान में गज़ल और क्लासिकल और आर्ट, ये आर्ट कोर्सेज तालीमी इदारों में और इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाए जाते हैं, और अगर पढ़ाए भी जाते हैं तो आटे में नमक के बराबर है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए? क्योंकि इसकी वजह से बड़ा नई जनरेशन जो आनी है जिस तरह ज़्यादा, वो आ नहीं पा रही है। देखिए, ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी एक हसासियत कह लें, ये आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, आपकी पर्सनैलिटी को मोतबर और सॉफ्ट बनाती हैं। कोई भी आर्ट हो, वो परफॉर्मिंग आर्ट हो, वो विजुअल आर्ट हो, तो
एक हद तक जैसे आप फिजिकल ट्रेनिंग का होता है आपके यहाँ, फिजिकल पीटी बच्चों को कराई जाती है ना, फिजिकल ट्रेनिंग है, ये मेरे ख्याल है एक मेंटल ट्रेनिंग है थोड़ी सी, और ये होनी तो चाहिए। किस हद तक होनी चाहिए, अगेन ये बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। सलमान भाई ये भी मैंने देखा है, आपने देखा होगा कि आर्ट और म्यूजिक को संजीदा नहीं लिया जा रहा है पाकिस्तान में। ये तो मैंने पहले कहा जी कि किसी भी आर्ट को, खाली म्यूज़िक को नहीं, किसी भी आर्ट को, हम आर्टिस्ट से भी ये पूछ रहे होते हैं कि जब वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट, उससे हम ये दूसरा सवाल करते हैं, अच्छा भाई और क्या करते हो? भाई अगर वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट है तो प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, और क्या करता है, यही उसका प्रोफेशन है। मगर हम तो वही बात है, मेंटली हम जिसे कहना चाहिए ना, हमने एक हद तक एक्सेप्ट किया है इसको। अब थोड़ा बेहतर हो रहा है, मगर अब भी वो बैरियर्स हैं और प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं यहाँ पर। अच्छा, आखिरी में मैं आपसे ये पूछता चलूँ कि पाकिस्तान में जो मीडिया है, वो मीडिया जो है म्यूज़िक और क्लासिकल और आर्ट को इतना हाईलाइट नहीं कर रहा है, इतना टाइम नहीं दे रहा है। मैं समझता हूँ देना चाहिए, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है उससे। जी, बहुत फ़र्क पड़ता है। हाँ। दो चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, मीडिया की सपोर्ट और ब्रांड्स की सपोर्ट, स्पॉन्सरशिप्स, ये दो चीज़ों पे चलती है कोई भी चीज़। मतलब आप क्रिकेट आज यहाँ पे है और हॉकी यहाँ पे है। एक ज़माना था जब हॉकी यहाँ थी, क्रिकेट यहाँ थी, ठीक है। अब वो जब तक उसको सपोर्ट नहीं मिलेगी उस गेम को, जब तक ऐसे ही होगा। मीडिया में भी अब अनफॉर्चुनेटली मीडिया कमर्शियल बहुत ज़्यादा हो गया। जी। तो अगर आप हर घंटे को पैसों में तोलेंगे तो फिर कोई सीरियस चीज़ नहीं आ सकती, क्योंकि वो मुकाबला है ही नहीं। जो एंटरटेनमेंट, अच्छी एंटरटेनमेंट एक का एक घंटा है, वो हमेशा कमर्शियली ज़्यादा वायबल होगा सीरियस टॉपिक से। ये तो दुनिया का उसूल है। मगर जैसे पीटीवी का दौर था ना, वो एक गुलदस्ता बनाते थे, एक पोर्टफोलियो बनाते थे कि भाई म्यूज़िक भी है, ड्रामा भी है, दीनी प्रोग्राम भी है, उसमें तो खैर तमाम शो में बैलेंस थे। थोड़ा टाइम दें। हाँ। ये मैं जब भी मीडिया वालों से मिलता हूँ तो मैं उनसे कहता हूँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पैसे कमाने, मगर सवाल ये है आपके पास दिन के 24 घंटे होते हैं। 7 दिन होते हैं हफ्ते में, 30 दिन महीने में होते हैं। आप हफ्ते में 1 घंटा अपने पोर्टफोलियो के लिए क्यों नहीं दे सकते? बिल्कुल। और ये कहें कि जी उसकी कमर्शियल वैल्यू उतनी आएगी, कभी नहीं आएगी। मगर आपको एक गुलदस्ता बनाने के लिए, एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए और इस फील्ड को सपोर्ट करने के लिए मीडिया चाहिए। सिमिलरली ब्रांड्स हैं कि ब्रांड्स की भी हमें, जब तक इनको सपोर्ट नहीं मिलेगी, इवेंट्स भी नहीं होंगे, टीवी के प्रोग्राम भी नहीं होंगे, क्योंकि उनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी। तो ये एक बड़ी विशेष साइकिल है। सलमान अली भाई, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपसे। ये बताइए कि दुनिया में कोई भी फ़नकार हो, किसी मुल्क का हो, और वो जब दुनिया में विज़िट करता है, वहाँ दौरे करता है, वहाँ परफॉर्मेंस करता है, तो आपको कोई ऐसा यादगार लम्हा हमें बताइए, नाज़रीन को हमारे, कि कोई जो आज तक याद है आप भूले नहीं हो। मैं तो अपना हर ट्रिप को नहीं भूलता, क्योंकि वहाँ पर लोग तरसे हुए बैठे होते हैं। जी हाँ। तो जब मैं बाहर जाता हूँ तो ये नहीं है कि वहाँ की ऑडियंस अच्छी है, हमारी बहुत सारे मुल्क के विजिट किए हैं, बहुत मैंने अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म किया आपने, बहुत तकरीबन सभी जगह विज़िट करके परफॉर्म किया। फ़र्क ये है कि यहाँ पे चूँकि रोज़ सुनते रहते हैं ना, इधर से भी सुन लिया, उधर भी सुन लिया, मौके ज़्यादा हैं। जी। मगर अगर मैं बाहर गया हूँ तो वहाँ उनके पास ख़ास तौर पर जो गज़ल को लाइक करते हैं, सीरियस म्यूज़िक को लाइक करते हैं, उनके पास मौके ज़रा कम होते हैं। जी। और वो तरसे बैठे होते हैं। वाह। और वो बहुत अच्छा सुनते हैं। और प्लस वहाँ पर एक और भी चीज़ है कि मेरा ख्याल है बाहर की ऑडियंस में चूँकि मिक्स होता है, पाकिस्तानी भी होते हैं, हिंदुस्तानी भी मिलेंगे। आपको लोकली बॉर्न, अमेरिका में है तो अमेरिकन बॉर्न वहाँ के लोकल भी होंगे। हाँ। मतलब वो अंग्रेज़ नहीं होंगे। हाँ। मगर आप ही हमारे ही बच्चे जो वहाँ से वो एक एज पे पहुँचने के बाद उनको थोड़ा सा लगाव होता है, तो जो मल्टी कल्चरल आपको मिक्स मिलता है ना, बिल्कुल, और वो ज़्यादा अच्छे लिसनर्स बनते हैं। क्या हैं यहाँ पर थोड़ा सा बाज़ वही जो आपने कहा ना, लाइटली लेते हैं, तो बाज़ दफ़ा वो आदाब भी नहीं रहते जो वहाँ मिलते हैं। जी बिल्कुल। तो इसलिए मेरा तो हर ट्रिप जो है उसमें बड़ा मज़ा आता है और ऑडियंस के साथ मेरा बड़ा अच्छा रेपो रहता है। सलमान अली भाई, ये बताइए कि हमारी जो पाकिस्तान में नई जनरेशन अब आ रही है म्यूज़िक के हवाले से, चाहे वो ख़वातीन हों, लड़की हों या लड़के हों, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे अच्छी म्यूज़िक और अच्छे गाने के लिए? मैं जो कुछ अभी तक कहता है उसको सम अप कर देता हूँ कि
टैलेंट अगर आप में है, ये सोच कर ना गाएं कि ये बस एकदम आज गाऊं कल हिट हो जाएगा, परसों दुनिया में मेरा नाम हो जाएगा। होता है, ऐसा भी होता है, बट रेयर होता है। जनरली आपको एक सीढ़ी बाय सीढ़ी स्लो प्रोसेस है, काफ़ी टाइम लेता है और जल्दी करने की जरूरत। अल्लाह ताला का किसी पे ऐसा भी करम हो जाता है कि आज आपने गाया कल हिट होगा, बट वो एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस की बात नहीं हाँ, करें। नहीं। तो एक तो ये कि ये दिमाग में रखें, दूसरा ये ना सोच के करें कि ये मुझे शोहरत के लिए या पैसे कमाने के लिए। आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो इन सब चीज़ों से बाला तर है। स्लो बड़ा टाइम लगता है। आपका पैशन है तो आप अपना काम किए जाएं, बिल्कुल है। और अपना एक जिसे कहना चाहिए रेpertoire बनाएं। तो और फाइनली जो मैं शुरू में कह रहा था, ये जो प्रोफेशनल्स हैं ना हर फील्ड के, उनसे मदद लें। ये ना सोचें कि मैं ही सब कुछ करूँगा। हर एक की इस्लाह काम आती है। अच्छी शायरी, बिल्कुल आपके सीनियर, अच्छा म्यूजिक कंपोजिशन, अच्छे म्यूजिशियन, बहुत अच्छे, फिर आप गाएं तो आपका गाना कहीं किसी और लेवल पे पहुंच जाए। बहुत। आखिर में बस एक छोटा सा जो मेरे जहन में रह गया था, तो हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि शायरी जो होती है और म्यूज़िक जो होता है, उसको गुलकार जब गाता है तो उसकी शायरी को प्रॉपर कहना, अल्फाज और तलफ़ुज़ और गायकी, उसको रिक्वायरमेंट पूरी करना म्यूज़िक के हवाले से, ये बड़ा फनकार के लिए बहुत अहम होता है, किस हद तक नए आने वालों के। देखें, ज़बान कोई भी हो, अंग्रेज़ी में गा रहे हैं, उर्दू में गा रहे हैं, सिंधी में गा रहे हैं, पंजाबी में गा रहे हैं, उसका फ्लेवर और उसका एक्सेंट आना ज़रूरी है। वाह, पहली चीज़। क्या बात। अगर आप पब्लिकली नहीं कर रहे हैं ना, घर में आप जो मर्ज़ी कहें, मगर अगर खुशबू को मैं खुशबू कहूँगा ना, हाँ, वो हालांकि हिंदुस्तान में होता है, हाँ। मगर उनको इसलिए माफ़ है कि वहाँ तो पता नहीं कितनी ज़बानें बोली जाती हैं। जी। तो मगर फिर भी माफ़ नहीं है। जब ये किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो तलफ़ुज़ बड़ा मैटर करता है। जी हाँ, ऐसे तलफ़ुज़ से मायने चेंज हो जाते हैं। वाह। सहर और सहर में फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, बहुत। अम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। क्या बात। सहर होने तक, सहर का मतलब जादू, सहर का मतलब सुबह। तो मैं अगर कहूँगा शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक, जादू होने तक शम्मा जलती है, नहीं, ऐसा नहीं। शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। फ़र्क है, ये फ़र्क है ना। इसी और पिछले भी शेर आप लेंगे तो खबर होने तक, असर होने तक, क्या तो बात। सहर आ ही नहीं सकता। वाह। ये समझ के गाना, जब तक आप नहीं समझ के गाएंगे फिर शेर को तोड़ना कहाँ है, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही। सलीम कौसर साहब की गज़ल कितनी मशहूर है, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। क्या कहने। अच्छा, अब चूँकि उसके अंदर उसकी बाँट ऐसी है कि यहीं पे आके रुकना पड़ता है, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, तो यही इसका बैलेंस चल रहा है। मगर जब आप उस शेर पे आते हैं ना, कभी लौट आए तो पूछना नहीं, ये आपको कभी लौट आए तो पूछना नहीं, देखना उन्हें गौर से। क्या बात। गलत हो गया शेर। हाँ। कहीं कभी लौट आए तो पूछना नहीं, देखना उन्हें गौर से। देख रहे हैं, ये इनके चेहरे पे लिखा हुआ। और अब जब तक वो फनकार समझेगा नहीं, जब तक मैं समझूंगा नहीं गाऊंगा कैसे। बिल्कुल। कभी लौट आए तो पूछना नहीं, देखना उन्हें गौर से। ये तो शेर कुछ और कह रहा है। जी हाँ। कभी लौट आए तो पूछना नहीं, देखना उन्हें गौर से, जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि चेंज हो जाता है, मतलब ही चेंज हो गया ना सारा। बिल्कुल। शेर का तो यही तो मज़ेदार बात है कि उनके चेहरे पे लिखा हुआ। क्या कह रहे हैं सर, माशाल्लाह। ये समझ के गाना ये ज़रूरी है मेरा ख्याल। नाज़रीन, सलमान अलवी हमारे मुल्क का एक मौसीकी की दुनिया का बड़ा नाम। सलमान अलवी साहब से हमारी बातचीत जारी थी, तफसीली बातचीत हुई। मैं सलमान अलवी भाई आपका बहुत मशहूर हूँ, आपने इतना कीमती टाइम निकाला। तो आप बहुत बिजी आदमी हैं। कोई बिजी नहीं है, तो इस तरह से नाज़रीन तक जो है वो रसाई हो जाती है। जी, हमारे चैनल को, सुनहरे लोग को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। फिर इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में कोई नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय पाकिस्तान।